नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके काम का है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की आज की खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से दीपक शर्मा जी हैं, जो कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं, और साथ में हैं नम्रता लोधी, जो शर्मा कोचिंग क्लासेस की ही स्टूडेंट है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। थैंक यू सर। सबसे पहले दीपक जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। डायरेक्टर हैं आप, कब से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं, और बतौर शिक्षक आपने अपना प्रोफेशन क्यों चुना, और अपनी कोचिंग क्लासेस के बारे में भी बताएं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं अशोका गार्डन में शर्मा कोचिंग क्लासेस के नाम से अपनी एक कोचिंग चला रहा हूँ। विगत 10 वर्ष हो गए हैं मुझे कोचिंग चलाते चलाते। करीब 10 ईयर्स से मैं कोचिंग चला रहा हूँ और लगभग यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं या जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं, उन सभी को जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, उन सभी पर मैं फोकस करता हूँ और उनको जिस तरीके से, जैसे किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में जो भी दिक्कत आती है तो उसको बताने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। और कोचिंग में सभी बच्चों को एक नज़रिए के थ्रू देखा जाता है। जैसे मान लीजिए यदि किसी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट आता है तो उन्हें उस तरीके से देखा जाता है, कराया जाता है। और लगभग 10 ईयर्स हो गए हैं मुझे कराते कराते, जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी आगे तक, मतलब बहुत एक लंबे स्तर पर अच्छी जगह पर जा चुके हैं और वो अपनी तैयारी भी उतने अच्छे से कर रहे हैं। और जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 10 ईयर्स में लगभग इतने स्टूडेंट आगे की तरफ निकल चुके हैं कि हमको भी याद नहीं है कि हमने ऐसे कितने स्टूडेंटों को मतलब आगे भेजा है और उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है। बट समय समय पे वो सारे बच्चे आते हैं, मिलने आते हैं और बताते हैं कि सर आज हम यहाँ पर हैं, हम इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हम इस तरीके से अपना मैनेजमेंट देख रहे हैं। और पूरा का पूरा मतलब उनकी एजुकेशन पर जो फोकस रहता है वो बहुत अच्छे से, बहुत डीपली तरीके से होता है। जी, कितना आपके अभी कोचिंग क्लासेस में स्टाफ है आपके साथ जो बच्चों को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स की अभी कितनी संख्या है, और कितनी टाइमिंग्स क्या रहती हैं क्लासेस की? क्या ऑफलाइन माध्यम के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी क्लासेस होती है? जी बिल्कुल सर, ऑनलाइन भी रहता है, ऑफलाइन भी रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बच्चे इस टाइप के भी होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को फीवर आ गया या किसी कारणवश वो कोचिंग तक नहीं आ पा रहा है या कोई क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो उसको फिर मैं ऑनलाइन तरीके से भी ऐड कर लेता हूँ ताकि उसका लॉस ना हो। बाकी हमारे साथ 2 टीचर्स और भी रहते हैं जो बच्चों को समय समय पर गाइडलाइंस देते रहते हैं, जैसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए और सोशल सब्जेक्ट के लिए, इवन मैथ साइंस तो मैं खुद ही बच्चों को अच्छे से डायरेक्ट करता हूँ। और उसमें मेन यही रहता है कि जैसे मान लीजिए यदि कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है या आउट ऑफ स्टेशन चला गया है तो उसकी एजुकेशन किसी भी तरीके से रुके ना, तो इसलिए उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही मैं कंटिन्यूस में रखता हूँ। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ज़रूरी भी है आज के आधुनिक ज़माने में अपडेट होना। वर्चुअली हम देख रहे हैं कई क्लासेस होती हैं। नम्रता, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप स्टडीज़ में क्या कर रही हैं और आगे चलकर आप क्या प्लान कर रही हैं अपने करियर में? सर अभी तो मैं 10th क्लास में हूँ और मेनली अभी मार्च में एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं उसी की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और आगे जाके आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट एंड मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। तो आपको कोचिंग आपको अपने एग्ज़ाम में कैसे मदद करती है, कैसे तैयारी करते हैं आप? सर एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम लोगों को काफ़ी प्रिपरेशंस करनी होती है, जिसमें हम लोग के काफ़ी सारे डाउट्स निकलते हैं जो हम कोचिंग में जाकर क्लियर कर सकते हैं सर से। एंड 24/7 हम कभी भी सर को कॉल कर सर से डाउट्स क्लियर करते हैं, क्योंकि सर ने ये अलाउड करके रखा है कि आप कभी भी, हमें कोई भी डाउट्स हो, इनफैक्ट कोचिंग के आउट ऑफ बी, तो आप मुझे कॉल कर डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप कभी भी कॉल कर सकती हैं और ये आपको सुविधा दी है। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके संस्था में छात्रों को जब पढ़ाया जाता है तो काउंसलिंग उनकी कैसे होती है? कई बच्चों को देर से समझ आता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें काफ़ी मुश्किलें होती है, कई बच्चों पर प्रेशर होता है। पैटर्न पढ़ाई का कैसा होता है?
एक्चुअली सर देखिए, जैसे जिस बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने शिफ्ट अलग कर दिया। जैसे एक शिफ्ट में तो ऑल स्टूडेंट जितने भी रहते हैं वो सभी आते हैं। इसके बाद कुछ स्टूडेंट इस टाइप के होते हैं जिन्हें काफ़ी देर में समझ में आता है या काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं डबल टाइम भी पढ़ाता हूँ। एक सब्जेक्ट को उन बच्चों को कम से कम 2 बार मतलब इस तरीके से तैयारी कराता हूँ कि वो किसी भी मतलब परेशानी उनको ना हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसी भी सब्जेक्ट में उनकी मार्किंग कम ना हो। इवन यदि वो मैथ्स में ज़्यादा वीक हैं तो मैथ्स के लिए मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। साइंस में यदि उन्हें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती है तो साइंस में भी मैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। बाकी हिंदी वगैरह, हिंदी संस्कृत के लिए अदर कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर से कंसल्ट करके उन्हें और अच्छे से मतलब जो जितना भी मटेरियल होता है प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी मैनुअली मेरा टारगेट यही रहता है कि किसी भी बच्चे को मतलब ऐसा ना हो कि वो ये बोले कि हम सर की कोचिंग में गए और हमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसे पूरा अलाउ है। मैंने 24 आवर से बोल के रखा है कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कभी भी मुझे मैसेज डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और बाई चांस यदि फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जब नेक्स्ट टाइम कोचिंग में आएंगे या नेक्स्ट डे आएंगे तब आप उस क्वेश्चन को मुझसे आस्क कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो जितने बार भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उतने बार वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उस बच्चे को सेटिस्फाई कर सकूँ। क्या समय सीमा में जो सिलेबस होता है पढ़ाई वो पूरी हो जाती है या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी एग्ज़ाम के वक्त आप लगवाते हैं वीकेंड पे, या फिर समय सीमा के अलावा क्या एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं? नहीं सर, समय सीमा में जो सिलेबस तैयार रहता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद टोटल रिवीजन क्लास चलती है। यदि रिवीजन क्लास में बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है या जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेट आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा सेशन तो स्टार्ट हो जाता है अप्रैल मई में, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सितंबर अक्टूबर में आते हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं या उनके गार्जियन के पास उतना अमाउंट नहीं होता है जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए फिर उनको एक्स्ट्रा एक टाइम देना पड़ता है कि आप इस एक्स्ट्रा टाइम में आ जाइए और इस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपना कवर कर लीजिए। मतलब बच्चों के ऊपर किसी भी तरह से कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है, ना किसी फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर दबाव होता है कि नहीं आप जब फ़ीस देंगे तभी आप पढ़ें। तो मेरा ये मानना होता है कि किसी भी बच्चे की एजुकेशन पैसों की वजह से या फीस स्ट्रक्चर की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। वो जब भी आएगा, जब भी क्वेश्चन करेगा तो उसे उतना प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उतनी गाइडलाइंस उसको दी जाती है कि आप किस तरीके से अपनी एजुकेशन को और बेहतर कर सकते हैं। अच्छा दीपक जी, आप एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर बंसल ग्रुप के योगदान को कैसे देखते हैं? सर एक्चुअली बंसल ग्रुप से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और बंसल ग्रुप को मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ क्योंकि बंसल ग्रुप जो है वो बच्चों के प्रति बहुत सजग है। मैंने काफ़ी टाइम खुद देखा भी है, नोटिस भी किया है कि कुछ बच्चे इस टाइप के होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते हैं, तो बंसल ग्रुप उनकी फ़ीस बहुत कम, इवन आप मान के चलिए ना के बराबर भी ऐसी अमाउंट उनके पास कर देता है या बिल्कुल बिना फीस के भी उन बच्चों को पढ़ाता है। और बंसल ग्रुप उन बच्चों को काफ़ी हद तक मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मतलब किसी भी तरीके से यदि देखा जाए तो बंसल ग्रुप हर तरीके से उन बच्चों का पूरा सपोर्ट करने का प्रयास करता है और कंटिन्यूस में करता रहता है। जी, नम्रता आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग अ स्टूडेंट आप अपना टाइम टेबल, अपनी दिनचर्या कैसे आप मैनेज करती हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में उसे एग्ज़ाम के अलावा, अपने करियर के अलावा एग्ज़ाम्स पे ध्यान देना है, स्टडीज़ पे ध्यान देना है, होमवर्क पे ध्यान देना है, फैमिली को टाइम देना है। फैमिली सपोर्ट आपको कैसा मिलता है? कैसे आपका रूटीन होता है? सर एज अ स्टूडेंट हम लोगों को ऑब्वियसली हमेशा टाइम टेबल अपना प्रिपेयर रखना चाहिए ताकि हम टाइम टेबल के शेड्यूल से चल सकें, हम हर एक्टिविटीज़ में टाइम दे सकें, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट नहीं होगा तो हम हमारी स्टडीज़ पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक कि मेरी फैमिली का सपोर्ट है तो मेरी तरफ से मेरे यहाँ पे मेरे फादर हैं जो मुझे टाइम टू टाइम हर स्टडीज़ में, हर अपने एजुकेशन के टाइम पर मुझसे हमेशा पूछते हैं कि बेटा आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, किसी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और मेरी फैमिलीज़ की तरफ से मेरा बहुत सपोर्ट है। मेरी मम्मा भी मुझसे स्पेशली पूछती हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप प्रिपरेशन कीजिए, आपको अभी ज़रूरत है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम लोगों को टाइम टेबल शेड्यूल से चलते हैं तो इसके लिए घर से भी सपोर्ट रहता है। क्या कभी किसी तरह का प्रेशर या फिर कोई कंफ्यूजन कभी आप एग्ज़ाम के वक्त या कभी स्टडीज़ करते वक्त फेस करती हैं? जी सर, कई बार हम लोग स्टडीज़ करने बैठते हैं तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल्स भी होती है, कन्फ्यूजन्स भी होती है। और स्पेशली हम जब स्टडी करने बैठते हैं ना तब हम लोग को लगता है कि नहीं अभी हम लोग को और ज़रूरत है प्रिपरेशंस की। उस टाइम पे हम लोग हमारी फैमिली से भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे बड़े भैया भी हैं, मैं कई बार उनसे भी डिस्कस करती हूँ कि मुझे इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, और नहीं तो फिर हम कोचिंग में ये सब चीज़ें क्लियर कर ही लेते हैं हमारे डाउट्स।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, और कंसल्टेशन होना ज़रूरी है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, आपका मेंटर हो। दीपक जी, इस समय स्टूडेंट्स पर उम्मीदों का या हम कहें अपेक्षाओं का ज़बरदस्त बोझ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हम देखते हैं, इस पर आजकल काफ़ी फोकस किया जा रहा है। स्टूडेंट्स स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, काफ़ी प्रेशर फील करते हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को, और इसका क्या सोल्यूशन है? स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम कैसे फॉलो करें? देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट को कि वो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपका जितना आपने तैयारी की होगी उसमें आप और डैमेज हो जाएंगे। आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, आपको जितना समझ में आ रहा है आप उतना करें। इसके अलावा आप अच्छे से अपने तैयारी करें। बाकी स्ट्रेस लेने से यही होता है कि मानसिक तनाव बच्चे पे ज़्यादा हो जाता है, और उसने जो भी तैयारी की होती है वो तैयारी उसकी पूरी की पूरी बंद हो जाती है, वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप यदि याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे कोशिश कीजिए। आपसे यदि एक बार नहीं हो रहा है तो आप 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, बट कंटिन्यूस में आप करते रहिए। स्ट्रेस लेने से क्या होगा कि आप अपनी एजुकेशन को ही ड्रॉप कर देंगे, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर सभी लोग आपको बार बार प्रेशराइज करेंगे कि ऐसा करो, वैसा करो, तुमसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मेरा तो यही मानना है कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपको जितना आ रहा है आप अच्छे से करें, बाकी कोशिश ये करें कि आपने जो कर लिया है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर लें, ताकि वो टाइम मैनेजमेंट पर आप क्या कहेंगे दीपक जी? टाइम मैनेजमेंट का भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। जी सर, टाइम मैनेजमेंट में यही कहूँगा कि बच्चों को अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं आपके पास लगभग कुछ ही टाइम्स बचा है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि मान लीजिए आज 6 फरवरी हो गई है, आपके पास 22 डेज़ बचे हैं। यदि आप चाहें तो पर सब्जेक्ट को, यदि आप घर में भी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोचिंग और स्कूल से भी आप आ जाते हैं, तो कोचिंग और स्कूल का टाइम मैनेजमेंट हटाने के बाद भी आपके पास इतना प्रॉपर समय है कि आप पर सब्जेक्ट को भी यदि 1 घंटे भी घर में अच्छे से करते हैं तो वो बच्चा अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, सभी सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से कर सकता है। मोस्टली स्कूलों में अब 10th और 12th की क्लासेस बंद हो गई हैं, तो बच्चे के पास अब समय काफ़ी है, तो वो चाहे तो अपने इस टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, बहुत अच्छे से उसको मेंटेन कर सकता है। आप पर सब्जेक्ट को यदि 1 आवर्स भी देते हैं तो 1 आवर्स के हिसाब से भी आप 22, 23, 25 डेज़ में बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इसको मैनेज, इस टाइम को बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। नम्रता, आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करती हैं? कैसे अपने टारगेट को निर्धारित करके उस पर फोकस करती हैं? सर, मेरा तो ये है कि मैं डेली अपना रूटीन बनाती हूँ कि आज मुझे इस सब्जेक्ट में इतना प्रिपरेशन करना है, और कई बार हमारे कुछ वीक सब्जेक्ट्स रहते हैं जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, बिकॉज़ मेनली जो सब्जेक्ट्स है वो तो हम लोग प्रिपेयर कर ही लेते हैं, बट कुछ वीक हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमेशा अगर आपने कोई अपना गोल सेट किया हुआ है तो आप हमेशा अपने गोल्स को लेकर चलिए। दिन में आपको क्या करना है वो तो आपका एक गोल सेट टाइम है, बट आपको इन फ्यूचर क्या करना है वो भी आपको लेकर चलना है। और मैं हमेशा हमारा फ्यूचर का गोल सेट रखती हूँ कि मुझे अभी 10th में तो करना है, बट आगे जाके भी मुझे जो यूपीएससी क्लियर करना है, तो मैं उसके भी टेक्निक्स देखती रहती हूँ। बिल्कुल। दीपक जी, टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं? आजकल हम देख रहे हैं, मैथ स्ट्रीम की हम बात करें, इंजीनियरिंग के सेक्टर में हम बात करें, टेक्निकल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? सर, टेक्निकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। जैसा कि अभी आपने बोला कि मैथ सब्जेक्ट, मैथ्स में एक्चुअली क्या होता है, बच्चा एक ही कारण से बस पीछे हो जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता है। यदि बच्चा पर डे 1 घंटे 2 घंटे यदि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस में लाता है, उसके फॉर्मूलेस रिवाइज करता है, उसके सम्स को बहुत अच्छे से करता है, तो बहुत अच्छे से कर सकता है। और आप जैसे कि आप अभी भी देख रहे होंगे, टेक्निकल नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो भी वो पूरा का पूरा टेक्निकल नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड है। तो बच्चे को जितना ज़्यादा मतलब तैयारी करनी है वो पूरी की पूरी टेक्निकल के ऊपर ही करना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा अपना फ्यूचर तैयार कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जाना चाहें तो वहाँ पर भी बिना टेक्नीशियन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप आईआईटी करें या आप आईटी के सेक्टर में जाएं या इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में जाएं, किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ टेक्निकल का होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। और अब हम चाहेंगे अंत में नम्रता, आप तमाम उन स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से कोई संदेश दें, क्योंकि आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप उन चीज़ों का सामना भी करती होंगी। स्टूडेंट्स कई दफ़ा परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं, प्रेशर फील करते हैं, तो आप क्या मैसेज उन स्टूडेंट्स को देंगे? सर, मेरी तरफ से तो स्टूडेंट्स को यही मैसेज है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, सो मेरी तरफ से तो यही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ डोंट बी स्ट्रेस्ड। कोई भी स्ट्रेस्ड मत होइए, अपना टाइम टेबल शेड्यूल ध्यान रखिए कि आपको कब क्या करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो सभी बच्चे बहुत डिप्रेस्ड भी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स, बिकॉज हम लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोग आगे की तैयारी
को छोड़कर ये सोचते हैं कि नहीं अभी हमसे नहीं होगा। तो प्लीज़ ये सब नहीं कीजिए, डोंट बी गिव अप। सो प्लीज़ अपने शेड्यूल को मैनेज रखिए ताकि आप आगे की तैयारी बेटर कर सकें। बिल्कुल। छोटा सा संदेश दीपक जी, आप भी क्या देना चाहेंगे अंत में तमाम मैसेज उन दर्शकों को? मैं सर सभी स्टूडेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करें, बखूबी तौर पे निभाएं, क्योंकि देखें आपकी स्टडी के पीछे आपके पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी उम्मीद लगी है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी फ्यूचर में इतना अच्छा करेगा, इतना बड़ा ऑफिसर बनेगा, इतना बड़ा अधिकारी बनेगा। तो जो पेरेंट्स की उम्मीदें हैं बच्चों के साथ लगी रहती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप स्ट्रेस हों और उसमें स्ट्रेस में आकर आप कोई भी गलत कदम उठाएं, आप कोई भी मतलब इस तरह के वर्क काम ना करें, लेकिन आप अपनी तैयारी को इतने अच्छे से करें, एक टाइम मैनेजमेंट तैयार कर लें, एक गोल अपना सेट कर लें कि हाँ हमको 10th में इतना परसेंटेज बनाना है, 12th में इतना परसेंटेज बनाना है, 11th में इतना बनाना है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप अपना एक गोल तैयार करेंगे उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। जैसा कि एक बोला जाता है कि शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है और वो हमेशा सिंहासन पे ही बैठता है, क्योंकि जब वो सिंहासन पे बैठता है तभी उसे शेर बोला जाता है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि शेर जब सिंहासन पे बैठता है तो वो सिंहासन वहाँ पर पत्थर का होता है, वो पत्थर का बना हुआ होता है। तो आप वो शेर बने कि आप जहाँ पर भी जाएं आप अपना सिंहासन को तैयार कर लें, आपको कोई तैयार करके ना दे। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि आप सभी शेर बनने की कोशिश करें, क्योंकि सिंहासन आपके पास खुद चल कर आएगा। चलिए, बहुत आपने अच्छी बात कही, अच्छा संदेश दिया हमारे दर्शकों को। अच्छा लगा आपसे बात करके। नम्रता और दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।